आपने सबसे पहले ये सवाल पूछा मेरे बचपन का, तो बचपन तो बहुत ही अच्छा निकला। धर्मशाला में मेरा जन्म हुआ और फादर साहब उस टाइम सीनियर पीसीएस ऑफिसर थे, मजिस्ट्रेट थे। तो जैसे उनके एक शहर से या दूसरे शहर में बदली होती थी, वो चाहते थे कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। तो इस दौरान मैं वेलम स्कूल देहरादून में पढ़ी हूँ थोड़ा। उसके बाद चंडीगढ़ में जब ये आए फादर साहब, तो हम सब बच्चे जो थे अपने अपने स्कूलों से जिधर जिधर भी पढ़ते थे, वी ऑल सेटल डाउन इन चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ से फिर हमने अपना स्कूलिंग भी यहाँ की, हायर सेकेंडरी स्कूल भी यहाँ से किया। फिर कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन मैं ग्रेजुएट 73 में हुई, फाइन आर्ट्स में। तो मम्मी को तो बहुत चिंता थी कि फाइन आर्ट्स किया है, पता नहीं क्या होगा, शादी भी होगी कि नहीं होगी। So luckily my stars are good and we found a good suitable match. My father found a good suitable match and I got married in 73 and shipped to Canada. हाँ जी। और कनाडा में फिर मेरी ज़िंदगी जो थी वो 73 के बाद ही शुरू हुई। लेकिन जो भी प्यार अपने माँ बाप से मिला, जो अच्छी शिक्षा अपने माँ बाप से मिली, उसकी मुझे हमेशा याद रहती है। वो तब भी याद थी 73 में, और आज 2017 में भी उनके जो अच्छे उन्होंने संस्कृति, जो संस्कार हमें दिए हैं, वो अभी तक उनको मैं जानती हूँ और उनको बहुत मिस करती हूँ। तो मम्मी और बाऊजी, उनको बोलते थे मामा जी और बाऊजी, उनकी वजह से सब बच्चों के अंदर एक बड़ा यूनिक कॉन्फिडेंस था। तो वो कॉन्फिडेंस उन्होंने अपनी लड़कियों को भी दिया और वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी था। तो जिस वक्त हम कनाडा में पहुंचे 73 में, उस दौरान में उस समय में भारतीय सरकार सिर्फ जाने वालों को, बाहर जाने वालों को $8 ही देना मंजूर करती थी। तो मैं अकेली ही नहीं थी, और भी कई भारतीय लोग थे जो उस टाइम पे सिर्फ $8 लेके ही कनाडा पहुंचे थे और अपनी जिंदगी जो थी उन पैसों से उन्होंने शुरुआत की। तो मेरे हस्बैंड, उनके फादर साहब भी आई थिंक डिप्टी कमिश्नर थे शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, और मैं तो चंडीगढ़ में अच्छे पढ़ी लिखी जैसे भी है। और जब वहां पहुंचे तो $8 से जिंदगी शुरू करने के लिए एकदम शौक में भी थे कि कैसे होगा, लेकिन किया। किसी को हमने कोई शिकायत नहीं की, घर में भी किसी को नहीं बताया, गवर्नमेंट से भी कोई हेल्प नहीं ली। जो रूखा सूखा था, जो मिला वो हमने खाया, लेकिन हमने हिम्मत की। और हिम्मत से दोनों ने, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने पूरी मेहनत के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। मेरा पहला बच्चा या मेरी पहली बच्ची जो थी वो 74 में हुई, और उसके बाद मेरी सेकंड बच्ची थी वो 78 में हुई। और आज दोनों बहुत बड़ी अपनी बहुत नौकरियां कर रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ टोरंटो उनके साथ काम कर रही हैं। अपने अपने घर हैं, एक की शादी है, एक अभी सोच रही है मैं करूं या नहीं करूं, पर चलता है। कनाडा में रहते हैं तो सब ऐसा, बच्चे अपनी मर्जी से शादी करते हैं और ये हमें मंजूर है, क्योंकि टाइम के साथ साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो मुश्किलात उस टाइम पे हमें आई, जो डिफिकल्टीज हमें आई, जो चैलेंजेस हमारे सामने आए, कुछ हमें समझ थी, कुछ की समझ नहीं थी कि इनको कैसे पार किया जाए। लेकिन एक चीज थी हमारे अंदर, जो एक हिम्मत थी, जो हमारे मामा जी और बाबू जी, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दे रखी थी कि कभी हारना मत। अगर कोई तुम्हें धक्का मार के नीचे भी गिराता है तो आप उठिए और 2 कदम आगे बढ़िए, हिम्मत नहीं हारिए। तो उन चैलेंजेस को हमने पार किया। उसमें कई थे, पैसे, एक फाइनेंशियल डिफिकल्टीज तो थी हमारे साथ, लैंग्वेज की भी डिफिकल्टीज थी। यहाँ वहाँ इंग्लिश थोड़ी डिफरेंट तरीके से बोली जाती है जो इंग्लिश हमने यहाँ सीखी थी। फिर हमारे पास कोई लाइफ लाइन नहीं थी, कोई आईएएस ऑफिसर नहीं था, कोई पीसीएस ऑफिसर नहीं था, कोई बड़ी बहन, बड़ा भाई, छोटा कोई कोई फैमिली का मेंबर जो नहीं था, जो हमें गिरते हुए पकड़ता और हमें संभालता। तो सब कुछ जो है हमने खुद अपने हाथों से किया। लेकिन उसका ये फायदा हमें ये हुआ कि वो सब करने से हमारे अंदर एक जागृति सी हुई, जिससे हमने इंसानियत के बारे में बहुत कुछ सीखा उस छोटी सी उम्र में। और अब तक हम रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, रोज कुछ ना कुछ अच्छी बातें हम अपने अपने साथ जोड़ते हैं और अपने कैरेक्टर को और स्ट्रांग बनाते हैं।
क्योंकि ये सब चीजें, ये सब जागृति ये ना होती, अगर मैं जैसी थी चंडीगढ़ में वैसी ही रहती, शायद ना होती। लेकिन उसकी वजह से एक इंसानियत का नाता, उसका रिश्ता जो हमें समझ आया है, उसकी जो वैल्यू हमें समझ आई है, उसका बहुत बड़ा जो इफेक्ट, इम्पैक्ट हमारे ऊपर है, हमारे ब्रेन पे है, हमारे दिमाग में है, हमारे दिल में है। तो मैं इस चीज़ की बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि ऐसा मेरे साथ हुआ। तो आज ये हालात है कि जो भी कुछ मैंने सीखा, जो भी कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया, जो भी कुछ नॉलेज और विजडम मुझे मिला, और जो दूसरों के एक्सपीरियंस से भी मुझे मिला, आज मैं सबसे शेयर करती हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि दुनिया में से किसी भी कोने से कोई भी इंसान जब दूसरी नए देश में जाता है, चाहे वो $8 लेके जा रहा हो, चाहे $8,000 लेके जा रहा हो, सबकी वो ही प्रॉब्लम है। सभी को अपनी टेबल के ऊपर एक रोटी रखनी होती है और सिर के ऊपर एक छत होती है, होनी चाहिए, और बच्चों को स्कूल की अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। और जब उस देश में आप किसी को नहीं जानते तो कौन आपका साथी बनेगा। तो ये जो जगह, जो मैंने अपने सिर या अपने कंधों पे मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं, सिर्फ ये सोच के कि मेरे फादर साहब, मेरे बाबूजी मिस्टर एम आर भगत, उनको देखा सबकी हेल्प करते हुए, उनको देखा सबकी इज्जत करते हुए, वही चीज मैंने सीखी। और वही चीज मैंने ये सोची कि शायद हो सकता है कि मेरे फादर जी ने मुझे कनाडा में भेजा है सबकी मदद करने के लिए। लेकिन मदर के दौरान जो मैं अपना सीख रही थी और जो लोगों को सिखा रही थी, साथ साथ में मैंने खुद भी सीखा उससे। उसके सीखने से मुझको भी मालूम चला कि मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कि मैं क्या कुछ हासिल कर सकती हूँ और क्या कुछ सोसाइटी को दे सकती हूँ। तो उस दौरान में मेरी मुलाकात बहुत अच्छे लोगों से हुई और इवेंचुअली मुझे टीचर की जॉब बनी। मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। साथ साथ में मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे कई लोग ऐसे हैं जो भारत के उस देशों से आए हैं जहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती थी और नहीं पढ़ी जाती थी, और वो एक अंग्रेजी देश, ऐसे देश में आए जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी। तो मैंने सोचा कि चलो अगर मैं इनको इंग्लिश पढ़ाऊंगी तो हो सकता है इनको जॉब्स मिलने में आसानी हो जाए। तो फिर वहाँ के जो नॉर्थ चौक बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने मुझको एक एक्स्ट्रा हायर किया। उसके अलावा भी जो वीकेंड में मैं अपने सीनियर सिटीजन्स को इंग्लिश पढ़ाती थी। और फिर मुझे अपनी सभ्यता से तो प्यार है ही है, हिंदुस्तानी है तो क्यों ना होगा। तो फिर मैंने इस हिसाब से बच्चों को हेरिटेज लैंग्वेज जो थी वो पढ़ानी शुरू की। अपनी सभ्यता, अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, वो अपना पूरा जो था उसका जम के मैंने सामना किया और ये जाना पहचाना कि जो बच्चे कनाडा में पैदा हो रहे हैं वो भी अपने कल्चर को समझें, अपनी सभ्यता को समझें, और एक कोई अजीब सा जो है गर्व महसूस करें कि ठीक है हम कनाडा में रहते हैं लेकिन हम भारत में। तो ये चीज मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी। और इस दौरान जो मैं काम कर रही थी, एक 3 स्कूल्स के अंदर मुझे उन्होंने जॉब्स दी थी डिफरेंट डिफरेंट। जो प्राइमरी स्कूल में तो पढ़ाती थी, लेकिन ये हेरिटेज लैंग्वेज और इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। फिर उसके बाद मैंने कैनेडियन सिटीजनशिप भी पढ़ानी शुरू की, जो टोरंटो बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने हायर किया था। तो मुझे ये था कि चलो आप कनाडा में रहते हैं तो कैनेडियन बन के क्यों ना रहें, जैसा देश वैसा भेष। तो उनको मुझे याद है कि मैं उस जमाने में पंजाबी में इंग्लिश लिखती थी ताकि सब पढ़ सकें और बोल सकें, और जब उनका टेस्ट हो तो उनको समझ आए कि वो क्या जवाब, किस प्रश्न का क्या उत्तर दे रहे हैं। तो ये मेरा रिकॉर्ड है एक्चुअली। एक बार मैं पूरे 100 लोगों को मैंने ले जाके कैनेडियन सिटीजनशिप दिलवाई थी, और उसके साथ साथ जो उस टाइम पे जो मिनिस्टर थे कैनेडियन हेरिटेज और सिटीजनशिप के, उन्होंने मुझे ऑनर भी किया था इस मामले में। तो ऐसे ऐसे मेरी जिंदगी जो थी आगे बढ़ती जा रही थी, और काम करने से तो मैं कभी घबराती नहीं हूँ। उस दौरान, ये अभी 80s की 70s और 80s की बात है, तो उस दौरान पे मैंने एक एशियन कम्युनिटी सेंटर ऑफ टोरंटो, जो मैंने 2 और लेडीज थी जो मेरे साथ, उनका भी ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड था और उनका भी ऐसा विचार था कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो उनसे मिलके मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन खोली और उन लोगों की बहुत हेल्प की, सिर्फ इंडिया से आने वालों की नहीं, बल्कि जो अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं या जो
पाकिस्तान से भी आए हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, जो नेपाल से आए हैं, जो श्रीलंका से आए हैं उस वक्त, तो उन सब लोगों की मैं बहुत मदद करती थी। क्योंकि उस टाइम पे मैं ये नहीं सोचती थी कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन गरीब है, कौन अमीर है। सबकी समस्याएं एक जैसी थी। और अगर हम उसकी हेल्प नहीं करते, मदद नहीं करते, तो मैं ये सोचती कि कौन करता। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए भी। उस वक्त वो सब मेरे बहन भाई थे। वो बहन भाई थे जिन बहन भाइयों को मैं भारतवर्ष छोड़कर कनाडा में पहुंची थी। तो उस वक्त उनसे मुझे वैसा ही प्यार मिलता था। तो ऐसे करते करते मेरी किसी की नज़र मुझ पे पड़ी, और उन्होंने मुझे, कुछ और कनेडियन लोग थे, उनसे मुझे इंट्रोड्यूस किया। और ऐसे करते करते मैं, उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर ब्रायन मल्डोनी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। मुझे याद है कि ये उस 88 की बात है, 87 88, उस टाइम इलेक्शन भी हो रहे थे, फ्री ट्रेड की इलेक्शन थे। मुझे याद है कि मैंने उनके साथ कमर्शियल भी किए हैं टीवी में। कमर्शियल तो मैंने बहुत पॉलिटिशियंस के साथ किए हैं, लेकिन वो एक अजीब सा मेरे साथ वो एक्सपीरियंस था। क्योंकि उस वक्त उस कमर्शियल में मैंने यही कहा कि और इंग्लिश में कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये जानना कनेडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम सिर्फ खाली हाथ नहीं आए, हम $8 लेके नहीं आए। हम अपने साथ वेल्थ ऑफ नॉलेज एंड वेल्थ ऑफ विजडम, वेल्थ ऑफ कल्चर लेके आए हैं, जिसको हम लोग सबसे वी आर शेयरिंग विद अदर पीपल to ensure that this society becomes a greater, beautiful society for everyone to live, to work and to raise their family. So ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, जो मैं अपनी सभ्यता, अपने कल्चर के बारे में मैंने नेशनल टीवी के ऊपर बात की थी, वो भी उस टाइम जो थे प्राइम मिनिस्टर उनके साथ। तो हमारी उस इलेक्शन में जीत भी हुई उस वक्त, और तब से मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी है पॉलिटिक्स में। लेकिन उस पॉलिटिक्स के में मुझे अपने लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं दैट आई वांट टू रन फॉर एन ऑफिस, कि मैं अपने लिए इलेक्शन जीतूं। मुझे ये था कि जो नए लोग कनाडा में आ रहे हैं, उनको ये बताया जाए कि इलेक्शन में हिस्सा लेना या इलेक्शन की इश्यूज को समझना कितना जरूरी है। आप भेड़ चाल की तरह किसी को वोट मत दीजिए, आप किसी के कहने पर किसी को वोट मत दीजिए, आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन पहले उनकी इश्यूज को समझिए, पहले वो समझिए वो क्या कहना चाहते हैं और कौन सी पार्टी हमारे लिए भला कर सकती है। उसको समझने के बाद ही आप उनको वोट दीजिए। तो ये मेरे लिए एक कुछ धर्म ही बन गया था कि मुझे ये सब लोगों को बताना है। तो इसलिए मैंने अपने आप को नहीं समझा या जाना, या मुझे कोई पदवी चाहिए या मुझे कुछ आगे बढ़ना है। मुझे ये था कि मैं सबको, जो भी लोग नए नए आए हैं, क्योंकि मुझे पता था कि मुझसे कैसी डिफिकल्टीज हुई हैं और मुझे कैसे कैसे चैलेंजेस सहने पड़े हैं। तो मुझे लगता था कि मैं अपने एक्सपीरियंस से उनको वो दुख ना होने दूं जो हम पर हुए थे उस वक्त पे। तो इस वजह से हमारा वक्त निकलता गया। उनको ये बताया जाए कि इलेक्शन में हिस्सा लेना या इलेक्शन की इश्यूज को समझना कितना जरूरी है। आप भेड़ चाल की तरह किसी को वोट मत दीजिए, आप किसी के कहने पर किसी को वोट मत दीजिए, आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन पहले उनकी इश्यूज को समझिए, पहले वो समझिए वो क्या कहना चाहते हैं और कौन सी पार्टी हमारे लिए भला कर सकती है। उसको समझने के बाद ही आप उनको वोट दीजिए। तो ये मेरे लिए एक कुछ धर्म ही बन गया था कि मुझे ये सब लोगों को बताना है। तो इसलिए मैंने अपने आप को नहीं समझा या जाना, या मुझे कोई पदवी चाहिए या मुझे कुछ आगे बढ़ना है। मुझे ये था कि मैं सबको, जो भी लोग नए नए आए हैं, क्योंकि मुझे पता था कि मुझसे कैसी डिफिकल्टीज हुई हैं और मुझे कैसे कैसे चैलेंजेस सहने पड़े हैं। तो मुझे लगता था कि मैं अपने एक्सपीरियंस से उनको वो दुख ना होने दूं जो हम पर हुए थे उस वक्त पे। तो इस वजह से हमारा वक्त निकलता गया। ऐसा हुआ इस दौरान पे मेरी किस्मत जो थी एकदम से बदली, और एक कनाडा के बहुत उच्च, आप कहिए हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो अपॉइंटमेंट इमिग्रेशन
एंड रेफ्यूजी बोर्ड के अंदर मेरी हुई। और ये इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड जो था वो पहले से था कनाडा के अंदर, लेकिन 1989 में उस वक्त इसकी जो थी दे रिवाइज इट एंड दे put it the new definition, the new what is this, the definition was the same, that anybody who comes to our country, if he has a fear of persecution because of their religion, because of their race, because of their political opinion, or they may be a member of a social group, if they feel that they have a fear of persecution, that they're going to die, they can come to those countries who are signatory to the convention and ask for asylum. तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हर डिसीजन हमने बहुत सोच समझ के लिखी जाती थी, और मेरी बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग भी हुई थी। जो मुझे ट्रेनिंग करने वाले थे उस वक्त, आज वो बहुत बड़े सीनियर जस्टिस हैं ओंटारियो कोर्ट्स के अंदर। तो उस टाइम पे हमारे लीगल एडवाइजर थे, और जिस तरीके से उन्होंने मुझे समझाया, जजेस का रोल समझाया, द रूल ऑफ लॉ हमें समझाया, जिस तरह से हमने एविडेंस को नोट करना है, रेलेवेंट एविडेंस को हमने कंसिडर करना है, किस तरह से हमने क्रेडिबिलिटी जो है इंडिविजुअल की जो हमारे सामने आते हैं उसको असेस करना है, और कैसे हमने फेयर और फाइन एंड कंसाइज डिसीजंस लिखनी है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। हाँ, ये जरूर था कि हर नेगेटिव डिसीजन जो मैं लिखती थी वो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जाती थी, और हर डिसीजन जो मेरी वापस आती थी, नो एरर इन लॉ। तो मतलब मुझे इस सच का बहुत गर्व है कि मेरी डिसीजन जो थी वो मेरे जो लीगल एडवाइजर्स थे उस टाइम पे, जो लीगल डिपार्टमेंट था, वो यूज करते थे बाकी जो दूसरे मेंबर्स थे, जो दूसरे जजेस थे, उनको ट्रेन करने में। तो इस तरह से फिर मेरी जिंदगी आगे बढ़ती गई, और मैं सीखती भी गई, और इस तरह से मैंने 14 साल क्वासी जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स में निकाले। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मुझे कनाडा में कोई अननोन लड़की जिसका कोई फैमिली नहीं है वहाँ पर, जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई लाइफ लाइन नहीं थी, और किस तरह से वो नथिंग्स टू रेज टू समवन, कि अब सब लोग पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ, और अपना जो देश का जो धर्म है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो हमारा कल्चर है, उसका साथ नहीं छोड़ा हमने। और जिस वक्त हम लोग एक नया रीजन, डरहम रीजन के अंदर हम गए, तो डरहम रीजन एक्चुअली इट्स अ ह्यूज रीजन जिसके अंदर 8 डिफरेंट शहर हैं, 8 म्यूनिसपैलिटीज हैं, और 8 मेयर्स हैं, और उस रीजन के अंदर एक मैं पहली औरत थी ऐसी जिसने भारत का झंडा सिटी हॉल में लहराया, और वो झंडा हर साल अब लहराया जाता है, और उसको वहां पर उस पोल पर 1 हफ्ते के लिए रखा जाता है। और इस तरह से हमने वो लोगों को जिसको हम इंडियन डियास्पोरा कहते हैं, तो इंडियन डियास्पोरा कई ऐसे लोग थे जो 150 साल पुराने, 200 साल पुराने, शायद इंडिया छोड़कर अंग्रेजों के राज में वेस्ट इंडीज चले गए थे, शुगर केन की वहाँ हेल्प कर रहे थे, या किसी खेतों में मदद कर रहे थे, डोमेस्टिक हेल्प कर रहे थे। वो लोग जो आज गयाना, ट्रिनिडाड, सूरीनाम, ऐसे फिजी आइलैंड्स, अफ्रीका में बहुत लोग गए थे बिजनेस करने के लिए, वो लोग, ईस्ट अफ्रीका की बात कर रही हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया में, न्यू फिजी में, तो इन लोगों को मैंने सिर्फ इस तरीके से इकट्ठा किया कि चाहे हम हिंदू तो हैं ही हैं, लाइक पंजाबी हैं, गुजराती हैं, बंगाली हैं, मराठी, डजंट मैटर हम कौन है, हमारे अंदर एक ही चाह थी कि उस धरती से प्यार करना जिस धरती पर हमने जन्म लिया, वो धरती थी भारत माँ, और उस देश की इज्जत करनी, उस माँ की इज्जत करनी जिसने हमें अडॉप्ट किया, और हमें इतना कुछ वो दे रही है, जहां से हमने अपने आप को ग्रोथ की, वो था कनाडा। तो ये 2 चीजें हमारे अंदर एक जैसी थी, और उसके सहारे से मैंने आगे कदम बढ़ाना शुरू किया। तो इवेंट के बाद जब सब लोग इकट्ठे हुए और आंखों में आंसू थे, अपने भारत का झंडा किसी और देश में लहरा रहे हैं, तो इतना तो गर्व सभी को महसूस होगा। उसके बाद और पता लगा सोशल इश्यूज हैं, जनरेशन गैप्स हैं, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, हम फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स जो हैं शायद वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ रहे, जो कि बढ़ना चाहिए था। इसी वजह से जो बच्चे वहां पैदा हुए हैं वो और हमारे अंदर कुछ डिफरेंसेस आते थे, तो उसको भी हमने सॉल्व किया या करने की कोशिश की। हमारे सोशल इश्यूज थे, फैमिली इश्यूज थे, उनको भी रिजॉल्व करने की कोशिश की।
और एक मैं बहुत लाइक आई टेकन दिस थिंग ओवर माई शोल्डर, बट इक्वालिटी, कि हमारे अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए। आदमी औरत में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंची जात नीची जात में वो भी हमारे अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ कि जब मैं 70s की बात कर रही थी, उस टाइम पे रेसिज्म बहुत हाई था, क्योंकि जो वाइट लोग थे उनके लिए हम लोग सब ब्राउन थे। तो डजेंट मैटर कि हम लोग अफगानिस्तान से आए हैं या भारतवर्ष से आए हैं या बांग्लादेश से आए हैं, उनके लिए सब एक ही वर्ड था, पाकी। तो आप कहेंगे जी मैं तो पाकिस्तान से नहीं हूं, मुझे पाकी क्यों कहा जा रहा है? ये सिर्फ उन लोगों की नादानी थी या नाइवनेस बोलिए, उनको नहीं मालूम था। वो हमें इस लफ्ज से कह के चिढ़ाया करते थे। तो हमने वो चीज को फाइट किया और इस इक्वालिटी का, रेसिज्म का और डिस्क्रिमिनेशन का जो था, हमने बाकी लोगों से मिलकर, मैं ये अकेली नहीं थी, और भी मेरे साथ बहुत अच्छे लीडर थे और बहुत अच्छी आवाज में बोलने वाले मेरे फ्रेंड्स भी थे और मेरे कॉलीग भी थे। उसका हमने सामना किया और आज हम बहुत खुशी से उस रीजन में रहते हैं। मैं वहाँ की जो डरहम रीजनल पुलिस सर्विस, उनकी एडवाइजरी कमेटी है, डिवर्सिटी एडवाइजरी कमेटी, उसकी मैं को चेयर हूँ। मैं हमारे चीफ पॉल मार्टिन जो है उनको एडवाइस करती हूँ डाइवर्सिटी इशू पे। और कैनेडियन आर्म फोर्सेस, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सब हैं, उनकी आप कहिए कि मैं एम्बेसडर हूँ। तो जो भी नए कैनेडियंस यहाँ आते हैं उनको मैं खास तौर पे बताती हूँ कि यू वांट टू हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। द ओनली वे यू कैन हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, दैट यू बिलोंग टू दिस ब्यूटीफुल कंट्री, इज दैट यू बी अ पार्ट ऑफ इट। जिधर आपको मौका मिले अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज को यूटिलाइज करने का, वो ही आपका देश है। तो इस वक्त मैं 2 डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही हूँ। एक तो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है और दूसरा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं कोई आदमी में नहीं हूँ, एक सिविलियन हूँ। उसके नाते इन्होंने इतना ऊंचा मुझे गर्व दिया है। वहाँ के मेयर्स हैं, उनके साथ भी मैं मिलकर काम करती हूँ। आर्ट और कल्चर का तो मुझे बहुत ही शौक है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपकी भाषा कुछ भी हो, एक म्यूजिक और एक आर्ट और कल्चर, ये ट्रांसेंड ऑल बॉर्डर्स। तो कहीं से हैं, आपको म्यूजिक इकट्ठा कर ही देगा। तो वहाँ की बहुत प्रेस्टीज आर्ट गैलरी है, उसकी मैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हूँ। और बहुत सारे इवेंट मैं उस देश में करवाती हूँ, जैसे दिवाली है, गरबा है, एशियन हेरिटेज फेस्टिवल है, या साउथ ईस्ट एशियन हेरिटेज फेस्टिवल है, जिन मैं 11 या 12 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करती हूँ। और कैनेडा डे जो जुलाई 1 को है, वो हम बहुत गर्व से मनाते हैं। अपना लाल और व्हाइट रेड क्लोथ्स पहनते हैं और खुशी से झंडा लहराते हैं। साथ ही साथ में अपने देश का भी झंडा हम जो है वहाँ लहराते हैं और दिखाते हैं लोगों की हम कौन है। हाउ टू वेयर साड़ी, हाउ टू अप्लाई हैना, ये सब चीजें जो हैं हम लोग साथ ही साथ में उन लोगों को भी सिखाते हैं और उनको भी अपना गर्व महसूस करवाते हैं। योगा करते हैं हम, हफ्ते में 2 बार योगा करते हैं। हर मंगलवार को दाल और चावल मैं घर में से बना के ले जाती हूँ और उनको बताती हूँ कि हमारे खाने में कितना बेनिफिट्स हैं। सिंपल सी दाल, सिंपल सा चावल, ये मुझे याद है जब हम नए नए गए थे $8 लेके हम यही खाया करते थे, लेकिन कितना बेनिफिट्स है उसके अंदर। तो लोगों की लाइन लगी होती है सब खाने के लिए, और बिल्कुल जो कहते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि मुस्कुराहट के साथ वो आराम से खाते हैं। हम अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छे शेयर करते हैं। मैं वहाँ पर फैमिली डे भी मनाती हूँ, जिसमें हम लोग हर एज के लोग, बच्चे से लेके और बड़ी उम्र तक, मेरे से भी बड़ी उम्र तक के लोग आते हैं। हम लोग पिकनिक भी मनाते हैं, अपनी स्टोरीज भी शेयर करते हैं। अब ये लोग सब दुनिया के सब तरह तरह के कोनों से आए हैं और सब अपनी अपनी जब बातें बताते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस जब हमें बताते हैं, तो आप ये जानिए कि हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत मायना रखती हैं कि हम उस देश में जाकर ना कि बल्कि अपने लिए जो हमने सो किया, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले न्यू इमिग्रेंट्स हैं, उनके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो बहुत फख्र की